हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। अपने आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं प्रमुख नाटककारों में शुमार भास के बारे में। अगर थोड़ी सी हम आपको चर्चा के विषय स्टार्ट करने से पहले बता दें, टीजीटी पीजीटी अनिवार्य विषय अर्थात हिंदी विषय के साथ यदि आप तैयारी कर रहे हैं तब आपकी परीक्षा में एक प्रश्न भास से पूछे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल भास से जो सिंपल क्वेश्चन होंगे। सिंपल क्वेश्चन का मीन्स कहने का कारण क्या है, जैसे भास की रचनाएं कितनी हैं, या भास की कौन सी रचना में कितने अंक हैं, या किसका वर्णन है। बस इससे ज्यादा भास से आपके पेपर में प्रश्न नहीं बन सकता है, ये आप लिख के चलिए। तो हम उसी चीजों को, जितने प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं बातों पर ही केवल आपसे चर्चा करेंगे। नाटककार भास के बारे में अगर बात किया जाए, सबसे पहले समय को ही लेकर के बात होती है। तो अगर आप भास के बारे में बात करें तो भास संस्कृत साहित्य के बड़े नाटककार के रूप में मान्य थे, परंतु उनके नाटक जो हैं वह अप्राप्त हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनके नाटकें जो मिली नहीं। लेकिन जो विद्वानों की एक मत है, संस्कृत नाटककारों में भास का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती, यानी कालिदास के पहले, यानी कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती और लोकप्रिय नाटककारों की चर्चा करते हुए सबसे पहला नाम भास का ही दिया है। फिर जाकर के उसके बाद सौमिल यानी सौमिल का एवं कविपुत्र का नाम लिया है। उन्होंने यशस्वी नाटककार के रूप में भास को कहा। बाणभट्ट, वाक्यतिराज और जयदेव ने भी उनकी प्रशंसा की है। वामन की बात करें तो अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति और अभिनवगुप्त की अभिनव भारती, राजशेखर की काव्य मीमांसा से भास के नाटकों का अस्तित्व सूचित होता है। यानी ये बातें पता चलती हैं कि भास के नाटक रहे होंगे। वहीं अगर थोड़ी सी चर्चा करें अवंती सुंदरी कथा की, तो अवंती सुंदरी कथा में भी उनका नाम आया है। अतः एक बात तो निश्चित यह हो जाती है कि यह संभवतः अश्वघोष के परवर्ती, इसके अश्वघोष के परवर्ती और कालिदास से पूर्ववर्ती नाटककार के रूप में रहे होंगे। ठीक है, अब इनकी रचनाओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तो आप समय जान लिए। ये तो समय के बारे में कोई एक निश्चित समय नहीं है, फिर भी टी गणपति शास्त्री ने इनका जो समय माना है वह ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी माना है। अगर आपसे पूछा जाए तो टी गणपति शास्त्री के अनुसार ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी आप भी मान सकते हैं। प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने बता दिया कि ये कालिदास से पूर्ववर्ती थे। एक प्रश्न ये आता है कि अनुमान के कारण कालिदास द्वारा इन्हें नाटककार के रूप में मान्यता देते हुए मालविकाग्नि मित्रम नाटक में सादर स्मरण किया गया है। तो किसमें जो है कालिदास ने स्मरण किया है? मालविकाग्नि मित्रम नाटक में सादर स्मरण किया। प्रथित यशसाम भास सौमिल्लः, और टी गणपति शास्त्री ने भास का समय ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी माना है। अब बात आती है भास के नाटकों की, कि भास की कुल कितनी नाटकें हैं। साथियों, बताना चाहूंगा कि भास संस्कृत साहित्य के बड़े नाटककार के रूप में मान्य तो हैं, लेकिन इनके नाटक जो हैं वह अप्राप्त हैं। सन 1907 ईस्वी में टी गणपति शास्त्री को मलयालम लिपि में लिखित संस्कृत के 10 नाटक प्राप्त हुए। किसको मिला है? टी गणपति शास्त्री को। कब मिला? 1907 ईस्वी में। किस भाषा में लिखित मिला, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां से भी आपसे पूछे तो मलयालम लिपि में लिखित संस्कृत के 10 नाटक प्राप्त हुए। खोज करने पर 3 और नाटक मिले। 1912 ईस्वी में गणपति शास्त्री द्वारा अनंत शयन संस्कृत ग्रंथावली में भास के नाम से वे प्रकाशित किए गए। इन नाटकों की अनेक प्रतियां अन्य स्थानों से प्राप्त हुई। यानी जो इनके 13 नाटक हम पढ़ने जा रहे हैं महाकवि भास के बारे में, या नाटककार भास के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, इनका जो प्रकाशन है किसने कराया, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1912 ईस्वी में गणपति शास्त्री के द्वारा अनंत शयन संस्कृत ग्रंथावली में भास के नाम से वे प्रकाशित किए गए। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इनको लिखिए, फिर हम इनके 13 के 13 नाटकों को बहुत अच्छे से लिखवाएंगे। चलिए लिखिए। सन 1907 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में टी गणपति शास्त्री को मलयालम लिपि में लिखित संस्कृत के 10 नाटक प्राप्त हुए। 10 नाटक प्राप्त हुए। खोज करने पर 3 और नाटक मिले। खोज करने पर 3 और नाटक मिले। यानी अब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि अब 3 और मिले तो इसका प्रकाशन करेंगे। 1912 ईस्वी में गणपति शास्त्री द्वारा 1912 ईस्वी में गणपति शास्त्री द्वारा अनंत शयन
अनंत शयन संस्कृत के 10 अनंत शयन संस्कृत ग्रंथावली में अनंत शयन संस्कृत ग्रंथावली में भास के नाम से वे प्रकाशित किए गए। भास के नाम से वे प्रकाशित किए गए। ठीक है, अब देखिए, यानी 13 नाटक हो गए। तो अब 13 नाटकों को पूर्णतः या अंशतः भासकृत मानने ना मानने वालों के पक्ष तर्क समर्पित होकर भी आज तक निर्णायक नहीं हो सके। इस विवाद के उठने के अनेक कारण हैं। नाटकों की स्थापना प्रस्तावना से और पुस्तिका में कहीं भी नाटककार भास का नाम नहीं मिलता है। संस्कृत ग्रंथों में भास के जो अंश उद्धृत हैं उनमें अधिकांश अक्षरशः इन नाटकों में अनुपलब्ध हैं। इसी प्रकार अनेक कारण हैं जो उन 13 नाटकों की भास रचना के बारे में, यानी कि भास की ही रचना है, विषयक प्रमाणिकता को संदिग्ध बताते हैं। इसका कारण यही है। इस प्रसंग में भी प्रमुख मत पक्षों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। अब वो 4 मत कौन कौन से हैं? कुछ विद्वान इन नाटकों को भास्कृत मानते हैं। अब देखिए कौन कौन से नाटक को भास्कृत मानते हैं। ये प्रश्न बड़ा डीप में चला जाएगा, इतनी आपको आवश्यकता नहीं, फिर भी हम आपको बता दें। जैसे कुछ विद्वान नाटककार भास्कृत को मानते हैं, जैसे डॉक्टर कीथ या कुशलकर अय्यर आदि। और कुछ लोग प्रचलित नाटकों को केरल के चाक्यार नटों की कृति मानते हैं या परवर्ती किसी सामान्य नाटककार की रचना समझते हैं। दूसरे पंडितों का कथन है कि प्रतिज्ञा, यौगन, धरायणम, स्वप्नवासवदत्तम आदि नाटक भास्कृत हैं क्योंकि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उनका संकेत है तथा अन्य भास्कृत नहीं है। और अन्य कुछ विद्वानों के मत की अगर बात करें तो वे कहते हैं कि मूलतः वे नाटक भास्कृत थे, पर उनका वर्तमान रूप नटों या अन्य द्वारा नाट्य प्रयोगानुकूल परिवर्तित या संक्षिप्त होकर सामने आया है। यह भी कभी कभी कहा जाता है कि भास के उपलब्ध नाटक अधूरे थे, जिसे अन्य या अन्य जनों ने पूरा करके उन्हें वर्तमान रूप दिया। अब आप कल्पना करिए कि जो भी हो, यह निश्चित है कि ये नाटक जाली नहीं है। केरल के चाकर परंपरा के समान रूप में सुरक्षित परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार उनकी संख्या 23 या 30 कही गई। त्रिवेंद्रम संस्करण के 13 नाटकों में कुछ ऐसी समानताएं और विशेषताएं हैं जिनके कारण वर्तमान संस्करण की नाट्य लेखन और नाट्य शिल्प के कलाकारों की एकता सूचित होती है। बहुत सारे आप श्लोक भी देखेंगे। तो अब नाटक की जब बात की जाती है, यानी कि 13 नाटकों की बात की जाती है, तो 1912 ईस्वी में त्रिवेंद्रम से कहाँ से? त्रिवेंद्रम से गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित कराए गए जो 13 नाटक हैं, वो कौन कौन से नाटक हैं, आइए उन्हीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो एक पॉइंट यहाँ से आप ये निकालिए कि इनका समय आपसे पूछा जाएगा। गणपति शास्त्री के अनुसार इनका जो समय पूछा जाएगा तो वह ईसा पूर्व 4th शताब्दी आप मान सकते हैं। और 1907 ईस्वी में गणपति शास्त्री को इनकी मलयालम लिपि में, कौन सी लिपि में? मलयालम लिपि में लिखित संस्कृत के 10 नाटक प्राप्त हुए। पहले कितने नाटक प्राप्त हुए थे? 10। जब खोज किया तो 3 और मिल गए, यानी टोटल इनकी नाटकों की संख्या जो हो गई वह 13 हो गई। 1912 ईस्वी में गणपति शास्त्री द्वारा अनंत शयन, कौन से ग्रंथ में? देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके पेपर के लिए। 1912 ईस्वी में गणपति शास्त्री द्वारा अनंत शयन संस्कृत ग्रंथावली में भास के नाम से वे प्रकाशित किए गए। यानी आप देख रहे हैं कि 1912 में त्रिवेंद्रम से, कहाँ से हुआ था यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो त्रिवेंद्रम से गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित कराए गए 13 नाटक आए। अब विद्वानों की अगर बात की जाए, इन 13 नाटकों को जो है पढ़ने की दृष्टि से इसको जो है 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं भास के 13 नाटक। यानी एक प्रश्न तो ये आ गया कि भास के कुल कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं जिनके विभिन्न कथा स्रोत दिए गए हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, भास के कुल 13 नाटकों का वर्णन। हम बात कर लेते हैं भास के कुल 13 नाटकों के वर्णन पर। देखिए भास के 13 नाटकों को मैंने बताया कि 4 खंडों में मुख्यतः डिवाइड किया जाता है। कितने खंडों में साथियों डिवाइड किया जाता है? 4 खंडों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका उदयन कथामूलक, एक हो गया आपका महाभारत कथामूलक, महाभारत कथामूलक, और एक हो गया आपका रामायण कथामूलक, और एक हो जाएगा कल्पना कथामूलक। देखिए प्रश्न आपका यहीं से पूछा जाएगा तो यहीं से बनेगा। कुल 13 नाटकों का वर्णन मिलता है
बारीकी से समझिए। उदयन कथा मूलक की बात करेंगे तो उदयन कथा मूलक में इनके 2 नाटक उदयन कथा मूलक में आते हैं, प्रतिज्ञा यौगन धारायणम और स्वप्नवास वदत्तम, अभी हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं आपसे। महाभारत कथा मूलक की जब बात की जाएगी तो महाभारत कथा मूलक के अंतर्गत इनके 7 नाटक आ जाएंगे, 7 नाटक। रामायण कथा मूलक के अंतर्गत आप जब देखेंगे तो 2 नाटक आते हैं और इसके बाद कल्पना कथा मूलक के अंतर्गत 2 नाटकें आती हैं। यानी कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि 2, 7, 9, 2, 11, 2, 13, यानी भास के 13 नाटकों का वर्णन मिल रहा है। अब हम इन्हीं 13 पर बहुत शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जो आपके पेपर में जैसे पूछा जा सकता है। तो पहली हेडिंग डालिए उदयन कथा मूलक। उदयन कथा मूलक। देखिए, उदयन कथा मूलक की जब बात करते हैं तो इसमें 2 रचनाओं की बात आती है या 2 नाटकों की बात आती है उदयन कथा मूलक में। उदयन कथा मूलक में 2 नाटक आ जाते हैं। कौन कौन से 2 नाटक हैं, पहले तो आप वो नाटक लिखिए। इनका पहला नाटक कौन सा है, आपसे कभी कभार प्रश्न पूछा जा सकता है कि भास का प्रथम नाटक कौन सा है और अंतिम नाटक। तो भास का प्रथम नाटक है स्वप्नवास वदत्तम। स्वप्नवास वदत्तम, क्योंकि हम अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत हिंदी के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए हिंदी में आपको लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, स्वप्नवास वदत्ता, स्वप्नवास वदत्ता। और इनका जो है स्वप्नवास वदत्ता, क्योंकि हम उदयन कथा मूलक पर बात कर रहे हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा साथियों, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा यौगन धारायणम। प्रतिज्ञा यौगन धारायणम यानी प्रतिज्ञा यौगन धारायण हो गया। ठीक है, तो उदयन कथा मूलक के अंतर्गत कितनी रचनाओं पर चर्चा हो रही है, 2। कौन कौन से 2 हैं, एक है आपका स्वप्नवास वदत्तम और दूसरा हो गया आपका प्रतिज्ञा यौगन धारायणम। आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी बातों में, बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। देखिए, स्वप्नवास वदत्तम की बात जब की जाती है, बहुत बारीकी से पकड़िए, स्वप्नवास वदत्तम में कुल कितने अंक हैं, पहला प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्वप्नवास वदत्तम में 6 अंक हैं। कितने अंक हैं साथियों, 6 अंक हैं, जिसमें कि उदयन तथा वास वदत्ता की प्रेम कथा है और यह जो है भास की जब बात करेंगे तो भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक भी माना जाता है। तो ब्रैकेट में नीचे लिख लीजिए उदयन और वास वदत्ता की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्वप्नवास वदत्ता की ना, तो उदयन और वास वदत्ता, उदयन और वास वदत्ता की प्रेम कथा, उदयन और वास वदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। पहला पॉइंट ये हो गया स्वप्नवास वदत्ता में। और यह भास का प्रथम नाटक माना जाता है, भास का प्रथम नाटक माना जाता है, भास का प्रथम नाटक है। अंक कितने हैं मैंने ऊपर लिख दिया, फिर भी लिख लीजिए। इसमें 6 अंक हैं। कितने अंक हैं साथियों, 6 अंक है। तो ये हमने बात की आपसे स्वप्नवास वदत्ता की। आइए बस इतना ही पॉइंट काफ़ी है आपके पेपर के लिए। प्रतिज्ञा यौगन धारायणम की बात करें, यानी प्रतिज्ञा यौगन धारायण की अगर बात करेंगे तो यह 4 अंकों का नाटक है। कितने अंक हैं इसमें, 4 अंक हैं। इसमें उदयन वास वदत्ता के प्रेम विवाह के साथ ही साथ यौगन धारायण द्वारा राजा उदयन को राजा प्रद्योत से छुड़ाने का भी वर्णन मिलता है। तो पॉइंट बना करके लिख लीजिए, इसमें उदयन वास वदत्ता के प्रेम विवाह के साथ ही मंत्री यौगन धारायण द्वारा राजा प्रद्योत से छुड़ाने का वर्णन है, बस इतना ही काफ़ी है इसके अंतर्गत। यानी अगर आपसे उदयन कथा मूलक की बात करेगा तो इतने में आप अपनी बातों को स्पष्ट तौर से कर सकते हैं।
आइए उदयन कथा मूलक के बाद हम बात करते हैं आपसे महाभारत कथा मूलक रचना पर। महाभारत कथा मूलक। चलिए महाभारत कथा मूलक की जब बात करते हैं तो महाभारत कथा मूलक के अंतर्गत 7 नाटकें आती हैं। इनके अंतर्गत कितनी नाटकें आ जाती हैं साथियों? 7 नाटक आ जाते हैं। अब अगर इन 7 नाटकों में डिवीज़न किया जाएगा तो 5 नाटक तो इनके एकांकी के अंतर्गत आ जाते हैं। 5 नाटक इनका किसके अंतर्गत आ जाता है? एकांकी के अंतर्गत आता है। 2 नाटक ऐसे हैं जो कि आप एकांकी से हट करके भी बताए जा सकते हैं, ठीक है, जो कि एक त्रोटक नाटक भी इसी में आप पढ़ते हैं। तो देखिए पहले आइए हम इनके 7 के 7 नाटकों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हम एकांकी पर चर्चा करते हैं। एकांकी नाटक, इनके एकांकी नाटक पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर आप एकांकी नाटक देखेंगे तो एकांकी नाटक में इनका कौन कौन सा रचना आता है? एक तो हो गया, आप देखेंगे उरुभंग, उरुभंग या उरुभंगम। क्या होता है जब संस्कृत में आप पढ़ते हैं तो उरुभंगम कहते हैं, तो उरुभंग एक एक पर हम चर्चा करते हुए चलते हैं। उरुभंग में होता क्या है? उरुभंग या भास रचित एकांकी, इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करने, यानी जो घमंड हो जाता है उसको भंग करने के लिए यहाँ पर एक तरीके से लीला की गई है। तो पॉइंट बना करके उरुभंगम में लिख लीजिए। एकांकी मतलब एक अंकों का नाटक है, ये तो आपको साफ तौर से समझ में आ रहा है ना। भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग का वर्णन। उरुभंगम में क्या हो जाएगा? भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग का वर्णन है, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है। अब बात कर लें उरुभंगम के बाद कर्णभार। अगर बात कर्णभार की करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इनका कर्णभार था, इस एकांकी नाटक में कर्ण द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान देने की कथा का वर्णन मिलता है। तो लिख लीजिए, कर्ण द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान देने की कथा का वर्णन। कर्णभारम हो गया, यानी कर्णभार हो गया। कर्णभार के बाद इनका आता है दूतवाक्य। दूतवाक्य पर अगर चर्चा होगी तो यह ऐसी एकांकी है जिसमें युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का जो प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं, उसकी कथा का वर्णन दूतवाक्य में मिलता है। तो लिख लीजिए, युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण पांडवों के श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने की कथा। दुर्योधन के पास जाने की कथा का वर्णन मिलता है। तो ये तो हमने दूतवाक्यम पर चर्चा कर लिया। दूतवाक्यम के बाद आता है इनका दूत घटोत्कच। देखिए, दूत घटोत्कच की बात करेंगे, नाम से ही लग रहा है। घटोत्कच को आपने पढ़ा भी होगा ना कि अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना तथा दुर्योधन द्वारा उनके अपमान का जो वर्णन है वह इसी के मिलता है। तो लिख लीजिए, अभिमन्यु के मृत्यु के पश्चात अभिमन्यु के मृत्यु के पश्चात
अभिमन्यु के मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा जो है, फिर उधर जो है लिख देंगे दूसरा वाला, धृतराष्ट्र के पास भेजना तथा दुर्योधन द्वारा उनके अपमान का वर्णन किया गया है। तो ये तो हो गया धूत घटोत्कच। और इसके बाद इनकी पांचवी जो एकांकी आती है वह है आपका मध्यमव्य योग। अब देखिए मध्यमव्य योग, या लिख लीजिए मध्यम, लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, मध्यम व्यायोग या मध्यमा व्यायोग भी कह सकते हो। अगर आप बात करेंगे मध्यमा व्यायोग की, पांडवों द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण को बचाने का वर्णन इसमें मिलता है, और भीम हिडिंबा तथा घटोत्कच का पुनर्मिलन भी इसी में वर्णित मिलता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई मर्तबे आपसे पूछा जा चुका है यहाँ से। पांडवों द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण को बचाने का वर्णन, इसमें भीम हिडिंबा तथा घटोत्कच का पुनर्मिलन कह सकते हैं कि होता है पुनर्मिलन। तो ये हमने बात किया जो है महाभारत कथा मूलक के अंतर्गत एकांकी नाटक पर। अब हम बात कर लेते हैं इनकी और जो दो नाटकें हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पर एकांकी नाटक लिखा, यहीं पर नीचे लिख देता हूँ साथियों। इनका एकांकी नाटक के अंतर्गत हो गया, और इनकी रचना आती है एक पंचरात्रम होता है, क्योंकि हिंदी में लिख रहे हैं इसीलिए हम लिखते हैं पंचरात्र। और एक रचना है इनकी जो है, पंचरात्र हो गया, पंचरात्र के बाद आता है बालचरितम, या फिर हम हिंदी ही लिख रहे हैं तो हम बालचरित ही लिखते हैं, यहाँ पर भी बालचरित। अब देखिए बस इतनी सी बात केवल जानिए, यानी इनके 5 रचनाओं को तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, 5 हो गया, 5 तो आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप ये जान लीजिए कि ये इनका छठा आप पढ़ लीजिए, और इसको क्या करिए 7वां जान लीजिए। यानी महाभारत कथा मूलक में उरुभंग, कर्णभार, दूतवाक, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग के बाद आप पंचरात्र पर चर्चा करें। पंचरात्र जो है इसमें कि 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण द्वारा दुर्योधन से पांडवों का राज्य वापस दिलाने की भिक्षा मांगी जाती है, और दुर्योधन ने कहा कि 5 दिन में पांडव मिल जाते हैं तो मैं उनका राज्य वापस कर दूंगा। द्रोण के प्रयत्न से पांडव मिल जाते हैं, उसी कथा का वर्णन पंचरात्र में मिलता है। और अगर आप बाल चरित्र की बात करेंगे तो इसमें 5 अंक हैं। कितने अंक हैं साथियों? 5 अंक हैं। 5 अंकों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा वर्णन है। यही आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा का वर्णन। बाकी पंचरात्र में भी थोड़ा सा लिख लीजिए, यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण द्वारा दुर्योधन से पांडवों का राज्य वापस दिलाने की भिक्षा मांगी जाती है। ठीक है ना। तो ये हमने बात की आपसे महाभारत कथा मूलक जो है रचनाओं पर। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। बस आपको शॉर्ट में समझना ही है, बाकी तो हम क्लासेस में पूरी चीज़ों को बहुत डिटेल में ऑलरेडी चर्चा करते ही हैं, कर भी रहे हैं आपके बैच के ही अंतर्गत ना, तो बहुत इस पर प्रेशर नहीं देना है। अब बात करते हैं हम रामायण कथा मूलक।
रामायण कथा मूलक रचना पर। देखिए, रामायण कथा मूलक की जब बात की जाती है तो इसके अंतर्गत आप दो रचनाओं को देखने को पाते हैं। रामायण कथा मूलक में दो रचनाएं यानी दो नाटक देखने को मिलते हैं भास के। कौन कौन से दो नाटक हैं? एक तो हो गया आपका प्रतिमा नाटकम यानी प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक, और दूसरा हो गया अभिषेक नाटक, अभिषेक नाटक। आइए इन्हीं पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। प्रतिमा नाटक जो है साथियों, यह 7 अंकों का है। बस आपसे परीक्षा में इतना ही पूछेगा, अंक बहुत पूछेगा, तो बस इतना ही। 7 अंक हैं और पूरी रामकथा संक्षेप में वर्णित है। यह कालिदास ही बार बार आते हैं, जबकि भास है ना, तो यह भास का सबसे बड़ा नाटक है। पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, भास का सबसे बड़ा नाटक आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा नाटक, भास का सबसे बड़ा नाटक कौन सा है? तो आप बताएंगे प्रतिमा नाटक है, जिसमें कि 7 अंकों में इसका वर्णन मिलता है। क्या है, कौन सी कथा है? पूरी रामकथा संक्षेप में वर्णित है, पूरी रामकथा संक्षेप में वर्णित, पूरी रामकथा संक्षेप में वर्णित है। ठीक है, भास का सबसे बड़ा नाटक मैंने बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं अभिषेक नाटकम की, यानी अभिषेक नाटक की। अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं, 6 अंक हैं। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा वर्णित है और अंत में राम के राज्याभिषेक का भी वर्णन है। पॉइंट बना के लिख लीजिए, रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा का वर्णन तथा अंत में राम के राज्याभिषेक, अंत में राम के राज्याभिषेक का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये आपसे बात किया मैंने अभिषेक नाटक के बारे में। ठीक है साथियों, आइए अब बात कर लेते हैं रामायण कथा मूलक के बाद हम कल्पना मूलक नाटक पर। कल्पना मूलक नाटक, देखिए भास के अगर कल्पना मूलक नाटकों की बात की जाता है तो इसमें 2 नाटक आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाटक हैं ये, परीक्षा में भी 1-2 मरतबे पूछे जा चुके हैं। अब वो कौन कौन से नाटक हैं? तो एक नाटक है अविमारक, अविमारक, और दूसरा है चारुदत्त, चारुदत्त। ध्यान दीजिएगा, जो ये अविमारक रचना है, अविमारक पर अगर हम आपसे चर्चा करें तो अविमारक में 6 अंकों का यह नाटक है, जिसमें कि राजकुमार अविमारक और कुंती भोज की पुत्री, राजकुमार अविमारक और कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का प्रेम विवाह वर्णित है। क्लियर है? बात करेंगे चारुदत्त की, तो इसमें 4 यानी 4 अंक हैं। पहले तो आप ये जानिए कि 4 अंकों का यह नाटक है और इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और वेश्या वसंत सेना की प्रेम का वर्णन है। वेश्या की बात आती है तो ब्राह्मण चारुदत्त और वेश्या वसंत सेन या वसंता, कहीं कहीं पर वसंता की बात आती है, कहीं कहीं वसंत कहते हैं, वसंत सेना की प्रेम का वर्णन है। और देखिए, ये पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपसे मैंने बताया कि यह पूछा जाए कि चारुदत्त इनका अंतिम नाटक है, ये किसने माना? तो शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना चारुदत्त नाटक के आधार पर की तथा इस कथा को पूर्ण भी किया है। तो इस कथा को किसने पूरा किया, यहाँ से भी मैं इस पर चर्चा करूँगा।
लेकिन इसे जो है क्या माना है, चारुदत्त और वेश्या वसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन हुआ, यह जो कि अधूरा नाटक है। कैसा नाटक है? अधूरा नाटक। चारुदत्त अधूरा नाटक है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना चारुदत्तम नाटक के आधार पर की, यानी मृच्छकटिकम की जो रचना शूद्रक ने किया है इसी के आधार पर की है तथा इस कथा को पूर्ण भी किया है। चाहे तो लिख लीजिए पॉइंट, शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना इसी पे की। क्लियर है साथियों? तो यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, आप बता लेंगे। तो ये था कल्पना मूलक नाटक। क्लियर है? आशा करता हूँ कि भास के बारे में बहुत अच्छे से आपको तैयारी हो गई होगी। अब आप चाहें तो एक सीरियल से इनके रचनाओं को लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। चलिए, भास लिख करके भास के नाटक, भास के नाटक पर आइए चर्चा कर देते हैं। एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करते हैं, जैसे कि आपको याद करने में दिक्कत भी ना हो। स्वप्न वासवदत्तम या फिर स्वप्न वासवदत्ता लिख लीजिए, हिंदी में लिख रहे हैं तो स्वप्न वासवदत्ता। दूसरा हो गया आपका प्रतिज्ञा यौगन धारायण। फिर आपका हो गया उरुभंग के बाद हो गया कर्णभार, दूतवाक्य, बालचरित, दूत घटोत्कच। नहीं, बालचरित तो उसको एक उधर से रखते हैं, तो जैसे कि याद करने में आपको दिक्कत ना हो ना, पहले आप लिख लीजिए दूत घटोत्कच। फिर इसके बाद आप लिख लीजिए मव्यायोग। दोनों को एक साथ मिला देंगे, अगर स्पेस नहीं करेंगे तो यहाँ मध्यमा हो जाएगा ना, मध्यमा व्यायोग। इसके बाद हो गया पंचरात्र, बालचरित। फिर आता है इनकी रचना प्रतिमा नाटकम। चलिए 9 यहाँ लिख दिया, यहाँ आगे लिखता हूँ 10। 9 हो गया, यहाँ 3 यहाँ लिख देता हूँ, 10वां हो जाएगा बालचरित हो गया। 7 2 9 हो गया, ठीक है। प्रतिमा नाटकम यानी प्रतिमा नाटक के बाद हो गया इनका अभिषेक नाटक, और इसके बाद हो गया अविमारक। फिर हो गया चारुदत्त। तो ये देखिए इनकी 13 रचनाएं हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। स्वप्न वासवदत्ता, प्रतिज्ञा यौगन धारायण, उरुभंग, कर्णभार, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, मध्य माव्यायोग, पंचरात, बालचरित, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक, चारुदत्त। क्लियर है साथियों? आपको यहाँ पर हमने बताया कि स्वप्न वासवदत्ता जो है यह इनका प्रथम नाटक है जिसमें कि 6 अंक हैं। प्रतिज्ञा यौगन धारायणम की बात करें, यानी प्रतिज्ञा यौगन धारायण की बात करें तो इसमें 4 अंक हैं। उरुभंग, कर्णभार, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, मध्य मव्यायोग की बात करेंगे तो उरुभंग, कर्णभार, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच और मध्य मव्यायोग ये इनकी 5 क्या हैं? एकांकी हैं, यानी 1 अंकों में इनका वर्णन मिलता है। पंचरात बालचरित की बात करेंगे तो पंचरात में 3 अंक हैं, बालचरित में 5 अंक हैं। प्रतिमा नाटकम की बात करेंगे तो प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। अभिषेक नाटक में अगर बात करेंगे तो 6 अंक हैं। अविमारक की बात करेंगे तो इसमें भी 6 अंक हैं और चारुदत्त में 4 अंक हैं। क्लियर है साथियों? ये है, आपको यहीं से प्रश्न आपका बन जाएगा। देखिए एक ही प्रश्न, यहीं से प्रश्न आपका टोटल निकल के आ जाएगा, इसके बाहर प्रश्न नहीं आएगा। स्वप्न वासवदत्ता और प्रतिज्ञा यौगन धारायण जो है ये जो है आपका ये उदयन कथा मूलक है। कैसा कथा मूलक है? उदयन कथा मूलक रचना मानी जाती है। एकांकी के अंतर्गत जब हम बात कर रहे हैं
और महाभारत, यानी ये 5 नहीं, ये 7 रचनाएं जो हैं उरुभंग से लेकर के बाल चरित तक, ये महाभारत कथा मूलक है। महाभारत कथा मूलक, महाभारत कथा मूलक रचना ये है। कौन सी रचना है ये? महाभारत कथा मूलक। ऊपर हमने बात किया किस पर? उदयन कथा मूलक पर। बाकी प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक जो है साथियों, आपका जो है रामायण कथा मूलक है। ये क्या है? रामायण कथा मूलक। रामायण कथा मूलक की बात करेंगे तो इन रचनाओं का नाम आता है अविमार्कम, और चारुदत्त जो है यह कल्पना कथा मूलक है। कल्पना कथा मूलक। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं, मैंने आपको एक ही पैराग्राफ में पहले बताने के बाद एक ही जगह पर कालिदास के 13 नाटकों को संजो के बता दिया, और इससे ज़्यादा आपके प्रश्न पेपर में पूछे भी नहीं जाएंगे, ये आप जानते हुए रहिए। प्रश्न जो भी आएगा इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं बनता है। टीजीटी पीजीटी के लिए खास तौर से इसके बाहर प्रश्न बनेगा ही नहीं। जो मैंने पीछे बताया रचना कहानी के बारे में वो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न आपका केवल और केवल इसी पॉइंट से, इतने से ही प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। इस बात को आप जानते हुए चलिए। एक प्रश्न आप लोगों का है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट के माध्यम से देना रहेगा। चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटककार भास की नहीं है? नाटककार भास की रचना नहीं है, उसी को आपको बताना है। चलिए लिख लेते हैं। स्वप्नवास वदत्ता, प्रतिमा नाटक, और इसके बाद लिख लीजिए जो है मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम या मृच्छ कटिक लिखिए। माँ को हटा रहे हैं तो माँ को हटा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद लिख लीजिए पंचरात्र। पंचरात्र, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। हम इसी तरीके से एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन लेकर आते हैं। यह कैसा रहता है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। इस सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब